Hello students, I am Ansari Nazmat teaching in MGV's Arts, Commerce and Science College Malegaon City. Today we will discuss the first chapter of Physical Chemistry, paper first, that is Chemical Energetics. Previous lecture में हम बहुत सारे topics already discuss कर चुके हैं. Laws of thermodynamics, definitions of certain thermodynamic terms and states of substance एंड बहुत सारे टर्म्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करने वाले बॉन्ड एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी, किर्चॉफ्स इक्वेशन एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. नाउ लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट वी विल सी बॉन्ड एनर्जी. बॉन्ड एनर्जी इज डिफाइंड एज if the amount of energy released when one mole of bonds are break from isolated gaseous atoms and the amount of energy absorbed when one mole of bonds are formed from separated gaseous atoms is called as bond energy or enthalpy. That means heat एनर्जी रिलीज हो रही है कब, जब बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, और वही हीट एब्सॉर्ब हो रही है जब दूसरे बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं. मीन्स बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होती है, हीट रिलीज होती है, और बॉन्ड फॉर्म होता है तो हीट एब्सॉर्ब होती है. तो ये क्या है, बॉन्ड एनर्जी है. फॉर एग्जांपल बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड इक्वल टू 436, NH इक्वल टू 389, HF इक्वल टू 565 etc. The heat of reaction can be calculated from bond energy data. बॉन्ड एनर्जी की मदद से हम हीट ऑफ रिएक्शन मीन्स रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, डेल्टा एच कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके लिए फॉर्मूला है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इक्वल टू समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट्स. इस फॉर्मूले की मदद से हम हीट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, HCl etc. बॉन्ड एनर्जी इक्वल टू डिसोसिएशन एनर्जी. डिसोसिएशन एनर्जी मीन मॉलिक्यूल्स और आयंस आर ब्रोकन डाउन. मीन्स ऐसी एनर्जी जो बॉन्ड्स को ब्रेक कर रही है. तो बॉन्ड एनर्जी क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जी इक्वल टू डिसोसिएशन एनर्जी. बट फॉर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल CH3, NH3, बॉन्ड एनर्जी इज नॉट इक्वल टू डिसोसिएशन एनर्जी. पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जी डिसोसिएशन एनर्जी के इक्वल नहीं होती. नाउ लेट्स सी रेजोनेंस एनर्जी. Resonance energy is defined as the measurement of extra stability of a conjugated compound by the number of carbon-carbon double bond is called as resonant energy. Resonance energy means एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड कंपाउंड. मीन्स जिस कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो वो क्या है, कॉन्जुगेटेड कंपाउंड है. ऐसे कंपाउंड की एनर्जी मेज़र कर रहे हैं बाय कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. ये क्या है, उसकी रेजोनेंस एनर्जी है. जिस कंपाउंड में जितना ज़्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा. नाउ लेट्स सी रेजोनेंस एनर्जी फ्रॉम थर्मोकेमिकल डाटा. To estimate resonance energy of benzene is to compare the heat of hydrogenation of benzene by cyclohexene S. अगर हमें रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन के लिए कैलकुलेट करने हैं तो इसके लिए हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पहले देखनी होगी. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन साइक्लोहेक्सीन की लेंगे हम. साइक्लोहेक्सीन एग्जांपल फर्स्ट, heat of hydrogenation of cyclohexene equal to minus 29 kilocalorie per mole. Since cyclohexene contain one double bond, hence by this we can calculate delta H of 3 double bonds as. क्योंकि साइक्लोहेक्सीन में एक डबल बॉन्ड होता है, इसके ज़रिए हम 3 डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड का भी की भी रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं. Therefore, delta H of 3 double bonds equal to 3 into minus 29 kilocalorie per mole.
क्योंकि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए हम 29 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए डेल्टा एच ऑफ 3 बॉन्ड्स इक्वल टू -87 किलो कैलोरी पर मोल। यहाँ पर हम 3 डबल बॉन्ड के लिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेट कर चुके हैं, जो है -87 किलो कैलोरी पर मोल। हेंस डेल्टा एच ऑफ बेंजीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इक्वल टू -50 किलो कैलोरी पर मोल। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन की दी होती है और हमने जो कैलकुलेट की है वो -87 किलो कैलोरी पर मोल है, इसलिए हम इसे कुछ इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इक्वल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सपेरिमेंटल माइनस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेटेड। जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है मीन्स -50 किलो कैलोरी पर मोल माइनस और जो हमने कैलकुलेट की थी दैट इज -87 किलो कैलोरी पर मोल। हेंस रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इक्वल टू 37 किलो कैलोरी पर मोल। इस तरह से हम रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी सेकंड एग्जांपल। इफ डेल्टा एच ऑफ फॉर साइक्लोहेक्सीन इक्वल टू -29 किलो कैलोरी पर मोल। अगर साइक्लोहेक्सीन की वैल्यू दी हुई है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो इसकी मदद से हम दूसरे भी कंपाउंड की रेजोनेंस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेजोनेंस एनर्जी फॉर 1,3-ब्यूटाडाइन। इसके लिए अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कुछ इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हमें देखना पड़ता है कि इसमें डबल बॉन्ड कितने हैं, तो हम पहले चेक करेंगे कि 1,3-ब्यूटाडाइन में कितने डबल बॉन्ड है। यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए हम साइक्लोहेक्सीन की जो वैल्यू है उससे डबल बॉन्ड्स की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे। हेंस डेल्टा एच ऑफ 2 डबल बॉन्ड्स इक्वल टू 2 इंटू -29 किलो कैलोरी पर मोल। तो आंसर आता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 2 डबल बॉन्ड्स इक्वल टू -58 किलो कैलोरी पर मोल। 2 डबल बॉन्ड के लिए 58 किलो कैलोरी पर मोल आ रही है वैल्यू। सिंस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इक्वल टू -56.5 किलो कैलोरी पर मोल। 1,3-ब्यूटाडाइन की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वो है -56.5 किलो कैलोरी पर मोल। हेंस रेजोनेंस एनर्जी ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फ्रॉम कैलकुलेशन, ये वैल्यू लेकर हम रेजोनेंस एनर्जी फॉर 1,3-ब्यूटाडाइन कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी -56.5 किलो कैलोरी पर मोल माइनस कैलकुलेटेड वैल्यू थी -58 किलो कैलोरी पर मोल। हेंस रेजोनेंस एनर्जी ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन इक्वल टू 1.5 किलो कैलोरी पर मोल। Now let's see Kirchhoff's equation. Kirchhoff's in 1856 is stated as the amount of change in heat of reaction is equal to change in heat capacity at constant pressure and variable temperature. That means किसी भी रिएक्शन में अगर हीट चेंज हो रही मीन्स हीट रिलीज हो रही है या एब्सॉर्ब हो रही है, तो वो इक्वल होगी हीट कैपेसिटी के, मीन्स जो हीट हम रिएक्शन को सप्लाई कर रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वेरिएबल टेम्परेचर। कंसिडर द जनरल रिएक्शन A converted into B, means A reactant converted into B product. A is a reactant at temperature T1 reaches product B at temperature T2 by 2 different routes. यहाँ पर A reactant है at temperature T1 reaches product B at temperature T2 by different 2 routes. Let's see case first at constant pressure. Route first, we perform the reaction at temperature T1 to obtain B at the same temperature, then heat these up to the temperature T2. Hence
heat evolved in first stage equal to minus delta H1. Heat absorbed in second stage equal to Cp B for B and T2 minus T1. That means रूट फर्स्ट में क्या हो रहा है, फर्स्ट रिएक्शन हो रही है, मीन्स ए कन्वर्टेड इनटू बी एट टेम्परेचर टी, देन रिएक्शन को हीट अप किया जा रहा है टेम्परेचर T2 तक. इस दौरान हीट इवॉल्व हो रही है. फर्स्ट स्टेज में क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है जो इक्वल टू है माइनस डेल्टा H1. और हीट सेकंड स्टेज में क्या हो रही है, हीट एब्सॉर्ब हो रही है, मीन्स हीट सप्लाई कर रहे हैं हम रिएक्शन को. तो यहाँ पर Cp क्या डिनोट करता है कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर प्रोडक्ट को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं. T2 एंड T1 इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर, वेयर डेल्टा H1 इक्वल टू चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन. डेल्टा H1 क्या है, हीट रिलीज हो रही है. CPB amount of heat supplied to product B. T1 and T2 initial and final temperatures. Hence net heat evolved and absorbed equal to minus delta H1 plus CPB in bracket T2 minus T1. ने जो इक्वेशन बन रही कुछ इस तरह बन रही है. नाउ लेट्स सी रूट सेकंड. रूट सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, वी फर्स्ट हीट अप द रिएक्टेंट टू द टेम्परेचर T2 एंड देन परफॉर्म द रिएक्शन टू गिव द प्रोडक्ट एट द सेम टेम्परेचर. रूट सेकंड में डिफरेंट कर रहे हैं हम, पहले रिएक्टेंट को टेम्परेचर T2 सप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद प्रोडक्ट रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट एब्सॉर्ब इन फर्स्ट स्टेज. रूट फर्स्ट में फर्स्ट स्टेज में हीट इवॉल्व हो रही थी, लेकिन यहाँ रूट सेकंड में हीट एब्सॉर्ब हो रही है फर्स्ट स्टेज में. मीन Cp हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर ए रिएक्टेंट इन ब्रैकेट T2 माइनस T1. हीट इवॉल्व इन सेकंड स्टेज इक्वल टू माइनस डेल्टा H2. सेकंड स्टेज में हीट रिलीज हो रही है जिसे डिनोट किया गया है माइनस डेल्टा H2, वेयर डेल्टा H2 इक्वल टू चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन. CPA मीन्स हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर रिएक्टेंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू रिएक्टेंट A. T1 and T2 are initial and final temperatures. Hence net heat evolved and absorbed equal to minus delta H2 plus CPA in bracket T2 minus T1. रूट फर्स्ट में इक्वेशन क्या बन रही थी, माइनस डेल्टा H1 प्लस CPB इन ब्रैकेट T2 माइनस T1, जबकि यहाँ पर रूट सेकंड में हमें इक्वेशन मिल रही है माइनस डेल्टा H2 प्लस CPA इन ब्रैकेट T2 माइनस T1. Hence, initial and final states are same in both cases. दोनों केस में इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है. Hence, by law of conservation of energy, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के थ्रू हम यहाँ पर दोनों को कंपेयर करेंगे. नेट हीट बाय रूट फर्स्ट इक्वल टू नेट हीट बाय रूट सेकंड. दोनों की इक्वेशन हमने पुट कर दिए. माइनस डेल्टा H1 प्लस CPB T2 माइनस T1 इक्वल टू माइनस डेल्टा H2 प्लस CPA T2 माइनस T1. हेंस माइनस इन ब्रैकेट डेल्टा H2 प्लस माइनस डेल्टा H1 इक्वल टू इन ब्रैकेट T2 माइनस T1 ब्रैकेट कंप्लीट इन ब्रैकेट CPA प्लस माइनस CPB. इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से वैल्यूज़ इक्वेशन बनती है. डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 इक्वल टू CPA माइनस CPB. सिंस डेल्टा CP इक्वल टू CPA माइनस CPB, चेंज इन हीट कैपेसिटी को हम डेल्टा CP से मेंशन कर सकते हैं. इस वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करते हैं. हेंस
डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा CP। ये क्या है हमारी किरचॉफ्स इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। नाउ लेट्स सी केस सेकंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। Q क्या है? हीट। डेल्टा U मीन्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी, W वर्क डन। इफ डेल्टा H इक्वल टू Q मीन्स चेंज इन हीट इक्वल टू Q। चेंज इन हीट इक्वल टू है हीट के, एंड W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, वर्क डन इक्वल टू माइनस P डेल्टा V। हेंस इक्वेशन gets converted into delta H equal to delta U minus P delta V if delta V equal to 0। क्योंकि केस सेकंड में वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए हम डेल्टा V इक्वल टू 0 ले सकते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम 0 हो जाएगा। हेंस डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U माइनस P इंटू 0 मीन्स P भी प्रेशर भी 0 हो जाएगा यहाँ पर। हेंस डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U मीन्स चेंज इन हीट इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इक्वेशन 2। इफ इक्वेशन 2 सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन 1 वी गेट डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा CV। इक्वेशन 1 क्या थी? डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा CP। वो क्या थी? कांस्टेंट प्रेशर पर वो इक्वेशन थी, लेकिन यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसलिए हम यहाँ पर डेल्टा CP की जगह डेल्टा CV लिख रहे हैं। यहाँ पर डेल्टा CV इक्वल टू डेल्टा CVB माइनस CVA मीन्स हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल, इसे हम लिख सकते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा CV इक्वल टू चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CVB इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट, CVA इक्वल टू हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट। T1 T2 आर इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर्स। डेल्टा U1 and delta U2 internal energy changes at T1 and T2 temperatures. Now let's see third law of thermodynamics. Every substance has finite positive entropy. Entropy means measurement of system's thermal energy that is unavailable for doing work. Entropy क्या है? Unavailability of थर्मल एनर्जी। किसी भी सिस्टम में जो थर्मल एनर्जी है उसकी वो अवेलेबल है या अनअवेलेबल है, ये किससे डिनोट करते हैं हम? एंट्रोपी से। हर सब्सटेंस की फाइनाइट पॉजिटिव एंट्रोपी होती है। एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर मीन्स 0 केल्विन theoretically all modes of motion stops, no vibration, no rotation and no translation। 0 टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस कोई भी मटेरियल मूवमेंट नहीं करता, वहाँ पर ना ही वाइब्रेशन होता है, ना ही रोटेशन, ना ही ट्रांसलेशन। हेंस थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट द एंट्रोपी ऑफ अ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एट 0 टेम्परेचर विल बी 0। अगर किसी भी सब्सटेंस प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की का टेम्परेचर 0 है तो उसकी एंट्रोपी भी क्या होगी? 0 हो जाएगी। आई होप आप लोगों को सारी टर्म्स एंड एक्सप्लेनेशन समझ में आ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।